क्या आप देख सकते हैं जो फ्लोज हैं एयर के, इधर का जो भी एयर फ्लो हो रहा है, क्या आप उसको देख सकते हैं किस पैटर्न में हो रहा है वो? इसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइप के मोशन देखने के लिए लोगों ने बहुत से इक्विपमेंट यूज किए, जैसे कि लेजर शीट, डस्ट पार्टिकल, ट्रेसर पार्टिकल्स को। फिर उसके बाद कहीं जाके उनको ये दिख पाता है कि अच्छा, ये फ्लो का कैसे पैटर्न बन रहा है, किस तरह का फ्लो हो रहा है ये। तो ये थोड़ा मुश्किल है देखना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी ने ना ही सिर्फ इसको इंट्यूटिवली देखा, बल्कि इसको पेंट भी किया, और वो पेंटिंग को बहुत से साइंटिस्ट ने स्टडी भी किया है, और उन्होंने पता लगाया है कि ये बहुत एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है एयर फ्लो का, वन ऑफ द एयर फ्लो का डायनेमिक्स, जिसको टर्बुलेंस कहते हैं। तो ये जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, ये वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है डिस्क्राइब करने का कि कैसे आर्ट और साइंस और आर्ट एक दूसरे को ब्रिज करते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो लेट्स सी अबाउट दिस पेंटिंग इन मोर डिटेल। आप लोगों ने ये पेंटिंग कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इस पेंटिंग को वैन गॉग ने 1889 में पेंट किया था, और ये पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से एक है। अगर आप टॉप 10 फेमस पेंटिंग को सर्च करते हो इंटरनेट में, तो ये पेंटिंग आपको दूसरे नंबर पे मिलेगी। कमेंट करके बताइए कि पहले नंबर पे कौन सी पेंटिंग है। इस पेंटिंग को सिर्फ आर्ट की तरह नहीं, बल्कि साइंस की तरह भी देखा गया। और ये पेंटिंग पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये पेंटिंग वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग है वैन गॉग की कलेक्शन में से, मेरी भी। और इसलिए मेरे लैपटॉप का बैक कवर भी इस पेंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, मोस्टली दी अपर पार्ट, जो कि एयर फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पेंटिंग एक ब्रिज की तरह काम करती है टू कनेक्ट साइंस एंड आर्ट। एंड वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट हिडन साइंस दैट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इन दिस पेंटिंग, and it's really amazing and beautiful what the scientists have discovered. Turbulence is one of the most important and difficult topic in classical physics. और ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है। टर्बुलेंस कितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसको बताने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल यही होगा कि हाइजेनबर्ग से एक बार पूछा गया। हाँ, वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग से एक बार पूछा गया कि क्या, अगर आपको कुछ एक सवाल का जवाब चाहिए, और अगर गॉड आपके पास आते हैं, तो आप उनसे क्या पूछना चाहोगे? तो वो बोलता है कि मैं ये उनसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाई रिलेटिविटी एंड व्हाई टर्बुलेंस। और उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि आई एम श्योर दैट ही विल बी एबल टू आंसर व्हाई रिलेटिविटी। सो विद दैट, लेट्स सी व्हाट सीक्रेट दिस पेंटिंग होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। टर्बुलेंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, और जनरली लोग टर्बुलेंस को जो प्लेन में झटका लगता है उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, वो टर्बुलेंस होता है, वो टर्बुलेंट मोशन है। बट टर्बुलेंट का एक्चुअल पिक्चर क्या है, मतलब किस चीज़ को हम टर्बुलेंट कहेंगे, किसको नहीं, ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि टर्बुलेंस क्या नहीं है। तो इस तरह के जो स्मूथ फ्लो होते हैं, जो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो कहते हैं इसको, ये टर्बुलेंट नहीं है। और इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको इनिशियल कंडीशन पता है, इसका मतलब आपको ये पता है कि इसकी कोई एक इंस्टेंट टाइम में, इसकी आपको हर एक पोजीशन पता है, आपको पता है कि इस टाइम पे ये फ्लो कैसा था, तो आप आगे इसको किसी भी टाइम में प्रिडिक्ट कर पाओगे। और इस इनिशियल कंडीशन में अगर जरा सा भी चेंज हो, तो भी आगे फाइनल में कोई उतना चेंज आता नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेमिनार सा फ्लो है, ये सिंपल कह सकते हैं आप वर्जन है फ्लूइड फ्लो का। लेकिन टर्बुलेंट में अगर आप ये तीन चीजें देखें, तो इसको टर्बुलेंट फ्लो कहा जा सकता है। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि सबसे पहले एडीज होंगी, एडीज या व्रिल्स। अभी एडीज क्या होती है? एडीज, जब आपने देखा होगा कि टॉर्नेडो फॉर्म होता है या साइक्लोन जैसा बनता है, तो ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उनको आप एडीज या व्रिल्स कह सकते हैं। और इसमें एक और फीचर होता है जो कि मोशन क्योटिक होना चाहिए। अब सिर्फ एडीज या व्रिल से टर्बुलेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्लो हैं जिसमें एडीज बनती हैं, बट वो टर्बुलेंट नहीं होते हैं। तो टर्बुलेंट के लिए एक और चीज चाहिए कि वो chaotic हो, उसका डायनेमिक्स chaotic हो। यानी कि जैसे कि लैमिनार फ्लो में था कि आपको इनिशियली कंडीशन पता है अच्छे से, और उसमें जरा सा भी चेंज आए तो फाइनल रिजल्ट में उतना चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि अगर आपको इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा भी चेंज आए, आपको इनिशियल पोजीशन सब कुछ पता है, लेकिन उसमें अगर जरा सा भी चेंज आए, बहुत माइन्यूट सा भी, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो एकदम ही अब्रप्टली चेंज हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द बटरफ्लाई इफेक्ट।
जो केओस में एडवर्ड लॉरेंस ने बताया था कि कैसे स्मॉल चेंजेस कैन कॉज अ वेरी लार्ज डेविएशन इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी भी टर्बुलेंस में है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टर्बुलेंस में कि वो डिफ्यूज कर सकता है, उसमें डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि क्योंकि ये फ्लूइड फ्लो है और फ्लूइड में प्रॉपर्टी होती है कि वो मिक्स वगैरह हो सकता है। और फ्लूइड में बहुत तरह के फ्लूइड्स होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग डेंसिटीज़ की, तो ये आपस में मिक्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह का मिक्सचर भी अगर हो रहा है, तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप उसको टर्बुलेंट कह सकते हैं। ओवर द ईयर्स रिसर्चर्स ने बहुत काम किया है टर्बुलेंस पे, फ्लूइड पे। और इन 19th सेंचुरी एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था आंद्रे कोल्मोग्रोव, और उन्होंने एक तरह का पैटर्न पाया इस टर्बुलेंट जैसे chaotic रिजीम में। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे टर्बुलेंस में जो एनर्जी कैस्केड होता है वो कैसे होता है, मतलब जो बड़े एडीज हैं, जो बड़े व्रिल्स हैं, वो अपनी एनर्जी स्मॉलर एडीज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और वो स्मॉलर एडीज और स्मॉलर को, और ऐसे करते करते जो एनर्जी है वो पूरी तरह डिसिपेट हो जाती है इन द हीट ऑफ द फ्लूइड में। और उन्होंने उन्होंने देखा कि ये जो फ्लो हो रहा है, जो बड़े एडीज छोटे एडीज में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये एक तरह का पावर लॉ फॉलो करते हैं। बेसिकली इसमें एक -5/3 का फैक्टर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टर्बुलेंस के नेचर के लिए। और ये बताता है कि ये नेचर इसमें बड़े एडीज छोटे एडीज में कैसे किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। और इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से लुइस एफ रिचर्डसन ने बताया है। उन्होंने बोला है कि बिग व्हेल्स हैव लिटिल व्हेल्स which feeds on their velocities, while little whales have lesser whales, and so on to viscosity। तो इन्होंने ये बताया कि कैसे बड़े एडीज छोटे एडीज फॉर्म हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। बट इसके अलावा एक और फैक्टर है जो तब आता है जब जैसे कोई कलर या डाई मिक्स हो रहा हो इसमें, और उसका बेसिकली विस्कोसिटी ज़्यादा है अगर फ्लूइड का, और उस समय जो मिक्स हो रही है कलर्स की, डाइस की, जैसे आप देखते होगे कि जब हवा चलता है तो कई बार उसमें धूल भी मिक्स होके आ जाता है। तो अगर वो धूल भी आ रहा है किसी तरह से, तो उस समय जो ये कोल्मोग्राफ का फैक्टर है -5/3, वो -5/3 नहीं रहता, इसको जॉर्ज के बैचलर्स ने बताया था। तो ये नंबर हो जाता है -1। तो ये -5/3 तब होता है जब वो प्योरली टर्बुलेंट नेचर है और एडीज आपस में मिक्स हो रही हैं, बड़ी एडीज छोटी एडीज बनाते हुए जा रही हैं। लेकिन अगर इसी मिक्सचर में आपका कुछ अलग से आ जाता है, डाई वगैरह कलर वगैरह वो मिक्स होने लगता है, तो इसका फैक्टर -1 हो जाता है, ना कि -5/3। और ये जो थ्योरम्स है वो ये बताता है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के बाद भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर या कहीं ना कहीं कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी तो है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि कैसे जब साइंटिस्टों ने इस पेंटिंग को अपना डिजिटलाइज किया, मतलब पिक्सल को, हर एक पिक्सल की डिफरेंसेस निकाला, पिक्सल के बीच की दूरी कितनी है वो निकाला, पिक्सल की इंटेंसिटीज कितनी है ये सब निकाला, और ये पता किया कि एडीज कितने फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि कितने जो गोल वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो देखा। तो उन्होंने देखा कि टोटल 14 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े और छोटे मिला के टोटल 14 एडीज फॉर्म होती है। उन्होंने उस पिक्चर को वैन गॉग के स्टारी नाइट के उस उन्होंने ओरिजिनल पिक्चर से ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, यानी कि उन्होंने रेड, ब्लू और ग्रीन जो तीन मेन कंपोनेंट है जिससे सारे कलर बनते हैं उसको सेपरेट किया। और उन्होंने ये एक और काम किया कि उन्होंने जो बैकग्राउंड है उनको फोकस में रखा, और जो आगे बहुत सी चीज़ें बनी जैसे साइप्रस ट्री बना हुआ है, उसके बाद जो विलेज और माउंटेन है उनको हटाया, और मेन पिक्चर में वो जो टर्बुलेंट का फ्लो है वही रखा। और उन्होंने जब एनालाइज किया डेटा को, तो उन्होंने पाया कि इस पेंटिंग में कोल्मोग्रोव का -5/3 एक्सपोनेंट, और साथ ही साथ जहाँ पे स्मॉलर ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जहाँ पे वो दिख रहा है कलर मिक्स करते हुए उस टाइप का पैटर्न बन रहा है स्मॉलर ब्रश स्ट्रोक से, तो उन्होंने वो देखा कि यहाँ पे -1 का जो बैचलर का थ्योरम है वो भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो ना ही सिर्फ कोल्मोग्रोव बट बैचलर का भी थ्योरम इसमें अच्छे से बैठ रहा है, और ये साइंटिफिकली दिख रहा है कि ये बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है टर्बुलेंस। सोचने वाली बात ये है कि कैसे वैन गॉग ने अपने इंटेंस सफरिंग और पेन के पीरियड में कुछ ऐसा पेंट किया
जो कि एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है टर्बुलेंट फ्लो का। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मे बी हैव लर्न समथिंग न्यू कि हाउ साइंस कनेक्ट्स विद the art and art connect with science and vice versa. So thanks for watching the video. Please drop a like, do subscribe my channel, and see you next time.